बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज यानी जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन की, और सामान्य अध्ययन में हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। पिछले क्लास में हमने शुरू किया हुआ था गुप्त काल, और गुप्त काल में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कुमारगुप्त प्रथम। आज हम लोग उसी से आगे चलेंगे और आज हम लोग देखेंगे अंतिम महान गुप्त शासक जिनका नाम है स्कंदगुप्त। ठीक है, पहला क्लास अगर आपको याद होगा तो हमने गुप्त शासकों को दो भागों में बांटा था। एक तरफ हमने लिखा था महान गुप्त शासक और दूसरे को लिखा था हमने परवर्ती गुप्त शासक। तो जो महान गुप्त शासक थे, इन महान गुप्त शासकों के क्रम में ये अंतिम शासक हैं जिनका नाम है स्कंदगुप्त। आज हम लोग स्कंदगुप्त पे चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो अंतिम परवर्ती गुप्त शासक है उन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्कंदगुप्त को। तो स्कंदगुप्त जो थे ये अंतिम महान गुप्त शासक थे। इनके शासन काल में जो गुप्तों का राज्य था, गुप्तों के राज्य पर हूनों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? तो हूनों का आक्रमण हुआ। हून जो थे ये एक विदेशी और बर्बर जाति थी। ठीक है, लेकिन स्कंदगुप्त महान थे, इसीलिए स्कंदगुप्त ने हूनों को मुंहतोड़ जवाब दिया और हूनों को पराजित किया। ठीक है, हूनों को पराजित करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने दो उपाधियां धारण की। एक उपाधि थी क्रमादित्य और दूसरी उपाधि थी विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य। तो ये जो है ये स्कंदगुप्त की उपाधियों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी उपाधियां विक्रमादित्य और क्रमादित्य, और ये उपाधियां इन्होंने धारण की थी हूनों को पराजित करने के बाद। ठीक है, इन्होंने जो हूनों को पराजित किया इसका उल्लेख, ठीक है, एक अभिलेख में मिलता है जिसका नाम है भीतरी जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख। ये पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा। ये भीतरी जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो ये भीतरी जूनागढ़ अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त का है। इसे स्कंदगुप्त ने लिखवाया था और इस भीतरी जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? तो उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त से पहले जो कुमारगुप्त प्रथम थे, कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में हून जो है ये गुप्तों की सीमा तक आ पहुंचे थे, हालांकि कोई आक्रमण नहीं हुआ था। इसी भीतरी जूनागढ़ में ये उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त के समय हूनों ने गुप्तों पर आक्रमण किया और स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक उनका सामना किया और हूनों को अपने राज्य से खदेड़ दिया, और खदेड़ने के बाद में क्रमादित्य और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये एक मामला हो गया। दूसरा मामला है कि इन्होंने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किया। तो ये अपनी राजधानी कहाँ ले गए? तो ये अपनी राजधानी ले गए थे अयोध्या। ठीक है, याद रखिएगा कि किस गुप्त शासक के शासनकाल में गुप्तों की राजधानी अयोध्या हो गई? तो अयोध्या चली गई थी स्कंदगुप्त के समय, और कारण था प्रशासनिक सुविधा। प्रशासन करने में आसानी हो, अयोध्या बीच में था और चारों ओर इसका साम्राज्य से बराबर दूरी थी लगभग, इसीलिए ये अपनी राजधानी को अयोध्या ले गए। ठीक है, दूसरा काम ये हुआ कि इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। ठीक है, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। ठीक है, आप प्राचीन भारत में आपने सुदर्शन झील का नाम अब तक 3 बार सुन लिया है, और मैं इन सुदर्शन झील से जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं एक जगह कर दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये सुदर्शन झील सबसे पहले कहाँ पर है? तो सुदर्शन झील जो है ये गुजरात में एक जगह है, सौराष्ट्र। ठीक है, गुजरात में सौराष्ट्र प्रांत है। सौराष्ट्र प्रांत में जो है ये गिरनार पर्वत है। ठीक है, ये गिरनार पर्वत, इसी गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील स्थित है। ठीक है, तो सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पर्वत पर बनवाया था सिंचाई की सुविधा के लिए। ठीक है, अब आते हैं इसके निर्माता। तो इसके निर्माता जो थे ये मौर्य वंशी शासक थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसका निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ पर किया था? तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पर्वत पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण खुद नहीं किया था, इसके लिए इन्होंने अपने मंत्री
जो सौराष्ट्र का गवर्नर था उसे आदेश दिया था। और इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर जो था ये था वैश्य पुष्यगुप्त। कौन था? वैश्य पुष्यगुप्त। यानी कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा वैश्य पुष्यगुप्त के हाथों करवाया गया था। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जब ये टूट फूट जाता है तो इसकी मरम्मत है ना, इसकी मरम्मत होती है 2 बार, इसे याद रखना है। इसकी मरम्मत जो है ये पहली बार करवाया था शक महाक्षत्रप रुद्रदामन ने। ठीक है। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। ठीक है। और रुद्रदामन ने इसकी जो मरम्मत करवाई थी वो अपने पैसे से करवाया था, अपने निजी फंड से इसकी मरम्मत करवाई थी सिंचाई की सुविधा के लिए। ठीक है। अब दूसरी बार इसकी मरम्मत हो रही है अभी गुप्त काल में। ठीक है। दूसरी बार हो रही है गुप्त काल में। और मरम्मत किसने करवाया? तो मरम्मत करवाया था स्कंदगुप्त ने। अब स्कंदगुप्त ने मरम्मत किससे करवाया? तो स्कंदगुप्त ने आदेश दिया था मरम्मत करवाने के लिए जो सौराष्ट्र के गवर्नर होंगे इस समय। तो इस समय सौराष्ट्र के गवर्नर थे पर्णदत्त। ठीक है। पर्णदत्त को आदेश दिया था किसने? स्कंदगुप्त ने। और पर्णदत्त ने आदेश दिया था अपने पुत्र चक्रपालित को। ठीक है। चक्रपालित को। और ये चक्रपालित किस पद पर था? तो चक्रपालित जो था ये सौराष्ट्र प्रांत का पूर्वपाल था। पूर्वपाल यानी नगर अध्यक्ष था, ये पूर्वपाल था। ठीक है। यानी कि दूसरी बार इसकी मरम्मत होगी गुप्त काल में स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त ने आदेश दिया था पर्णदत्त को और पर्णदत्त ने दिया था चक्रपालित अपने पुत्र को। और चक्रपालित जो था ये सौराष्ट्र का पूर्वपाल था। तो स्कंदगुप्त में इतनी ही बातें महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा के दृष्टि से। तो हम लोग यहीं पर आज के क्लास का एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे परवर्ती गुप्त शासकों को। और एक ही क्लास में मैं उनको याद करने का आपको ट्रिक भी बता दूंगा और उनसे जो प्रश्न आते हैं महत्वपूर्ण वो भी बता दूंगा। और हम लोग गुप्त काल को समाप्त करेंगे और नई क्लास में चलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।